हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मेरे को क्लास 10 लेसन 2 अम्ल क्षार एवं लवण का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य नाम। ठीक है, इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए कौन सा में यौगिका को सोडियम का उपयोग किया जाता है? NaCO3 × 10H2O धोने का सोडा। ठीक है, क्या धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है, क्या गर्म किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड से गैस उत्सर्जित होता है। क्या गैस उत्सर्जित होता है? जिसका समीकरण ये देखिए, 2NaHCO3 इक्वल टू, जब इसे गर्म करेंगे तो इसमें से क्या उष्मा उत्सर्जित होगी, तो Na2CO3 + H2O + CO2 ये उत्सर्जित होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और जल ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया के लिए समीकरण। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ जब अपक्रिया होता है तो उसका समीकरण क्या होगा? देखिए, CaSO4 × 1.12 H2O + 1/2 2H2O इक्वल टू CaSO4 × 2H2O। इसका होगा क्या समीकरण? आगे देखते हैं, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और इसे हम जिप्सम कहते हैं। क्या जिप्सम? अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। क्या संसूचक? तो पहला है लिटमस पत्र और दूसरा है हल्दी। अगला क्वेश्चन है कि दो संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखो। ठीक है, तो पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथेलिन। क्या फिनोल्फथेलिन। क्वेश्चन 3 है कि कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु युक्त यौगिक बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, इस यौगिक को क्या कहते हैं? ठीक है, जो अम्ल के अवशिष्ट पदार्थ हैं वो साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाते हैं, उसे हम हाइड्रोजन गैस जिससे निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लवण। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखिए। तो पहला चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। क्वेश्चन 6 कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, पहला इसमें दिया कि इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। दूसरा है सफ़ेद अवक्षेप को क्या कहते हैं। तीसरा है अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस सब क्या समग्र समीकरण, तो इसे हम इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इसका समीकरण जो है CaOH ट्वाइस एक्वायर्ड + CO2 गैस इक्वल टू CaCO3 सॉल्यूशन + H2O। ठीक है, ये इसका समीकरण है। और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट
इस अवक्षेप को क्या कहते हैं? इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहते हैं। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? जल में विलयशील CaHCO3 ट्वाइस एक्वायर्ड प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया जिससे लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, अम्ल और क्षार की अपनी अभिक्रिया है जिसमें हमें लवण तथा जल प्राप्त हो, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका आंसर देखते हैं। तो अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षार प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। 9वां क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? इसकी धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। और 10वां क्वेश्चन है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। अब क्वेश्चन नंबर 11 आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए? इसका आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ, फिर से देखिए। दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। इसे मतलब पीतल और तांबे के बर्तन में रखने से ये उससे अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, उससे अभिक्रिया करके उस बर्तन को नष्ट कर देती है और उसमें मतलब इसमें रखने से पदार्थ खराब भी हो जाते हैं और उससे अभिक्रिया करके खाने वाले पदार्थ को वो जहरीला बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। गैस की उपस्थिति जांच कैसे करोगे? मतलब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या? जैसे 2HCl प्लस Mg इक्वल टू MgCl2 प्लस H2O गैस। ठीक है, इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। ठीक है, इसकी जांच करने के लिए हम इस गैस के पास जो है एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो उसमें से फट फट करने की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि यह हाइड्रोजन गैस दहन होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? इसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक कठोर पदार्थ है। ठीक है, चॉकलेट तथा मिठाई खाने से यह क्षय कैसे हो जाता है? इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनेमल किसका बना होता है? मुंह का pH मान कितना होता है? ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड में आ सकता है कि मुंह का pH मान कितना होता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके मतलब अब क्या करके अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, और यह अम्ल मुंह के pH मान से कम होता है। ठीक है, मुंह का pH मान 5.5 होता है। ठीक है, जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक, दांत जैसे खराब होने लगता है और इसकी रोक के लिए हमें मुंह साफ करना चाहिए। इनेमल जो दांत होता है वो हमारा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, क्या उसका? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मुंह का pH मान 5.5 होता है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं? ठीक है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। किसकी? लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पदार्थ एवासिंग सोडे की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है, ये पदार्थ है क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है पदार्थ ए सोडियम एसीटेट है। क्या? सोडियम एसीटेट। ये क्या?
Na2CO3 प्लस CH3COOH इक्वल टू 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। इसका ये मतलब रासायनिक सूत्र है। आगे अगला क्वेश्चन है कि किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी से बनी पेस्ट उपयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो आप देखते हैं कि श्वेत पाउडर मतलब का उपयोग करके प्लास्टर लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर कि इस पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, जो श्वेत पदार्थ होता है, श्वेत पाउडर होता है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम जो है, इस पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। ठीक है, और इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए। ठीक है, इसका एक विशेष गुण, तो इसका भी गुण ये है कि जल में मिलाते ही तुरंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसमें जल मिलाते, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते ही ये तुरंत कठोर हो जाता है और इसका उपयोग ज़्यादातर खिलौने बनाने में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आर्द्र वायु से अभिक्रिया कर जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? ये जिप्सम बनाता है। अगला क्वेश्चन, तनुकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O/OH में प्रति इकाई आयतन की में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। क्या? तनुकरण। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है? इसका देखिए, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, इसके बीच में हमारा परास कार्य करता है। और दूसरा है कि मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती। ठीक है, और मिट्टी का पीएच जो है वो अम्लीय नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो फसली के अनुकूल नहीं होती। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को हानि पहुंचाने चाहे बिना पाचन में सहायक करता है। ठीक है, अगला है कि यदि मुंह का चबमान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय हो जाता है, मतलब दांत हमारी खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि यहाँ पे विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? इसका 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसके 3 उपयोग लिखना है। तो ये देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaOH पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये देखिए, CaOH प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। अब इसका उपयोग देखिए विरंजक चूर्ण का, तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं सिलेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए होता है। ठीक है, साफ कपड़े को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। और दूसरा कि रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, मतलब पीने वाले पानी से कीटाणुओं को नाश करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जिसे हम अपने नल कुएं में डालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं,
इस क्वेश्चन में दिया गया 3 प्राकृतिक पदार्थों के नाम बताइए जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो पहला है हल्दी, दूसरा लिटमस पत्र, तीसरा बंद लाल बंद गोभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अम्ल और क्षार के 2 रासायनिक गुण लिखना है। तो अम्ल के रासायनिक गुण मतलब अम्ल, यह जल के साथ धन आयन प्रदान करता है। क्या? H धन आयन प्रदान करता है। और दूसरा है धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्षार के रासायनिक गुण, यह जल के साथ मिलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है। ठीक है, OH माइनस आयन प्रदान करता है। और दूसरा क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो अब हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब मैं मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। ठीक है।